नमस्कार, मैं हूँ सुरभि बटियोला। आप देख रहे हैं वेब दुनिया। आज हमारे साथ मौजूद एक गरिमा दीदी, जिन्होंने अपने परिवार और इंदौर का नाम रोशन किया। गरिमा भारत की पहले ऐसे स्टूडेंट बन चुकी है जिन्हें दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शुरुआत अमेरिका की डार्टमouth में पूर्ण स्कॉलरशिप मिली। गरिमा, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपका वेब दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गरिमा, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शुमार डार्टमouth में आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं आप? डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे परिवार को भी इस बात को लेकर काफी खुशी है। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक डार्टमouth कॉलेज में पढ़ूंगी, जो कि मुझे लगता है मेरे लिए परफेक्ट फिट है। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि एक थोड़े अलग से कॉलेज में जाके पढूं जहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकूं। पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि मैं ये ड्रीम अचीव कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पहले न मेरे परिवार से और न ही मेरे स्कूल से कोई बच्चा अब्रॉड गया है। जी जी जी। कितना जटिल रहा और क्या आपने मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया था कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है, या और क्या एग्जाम्स वगैरह हुई थी, मतलब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा था आपका? तो सिलेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था, पर मेरी 10th क्लास में नॉवल पब्लिश हुई थी, जिसे पढ़ने के बाद मेरे चाचा जी, जो कि दिल्ली में जर्नलिस्ट है, निमिष कुमार दुबे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए। पर चूंकि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा कि इतनी फीस मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फीस के अलावा डेफिनेटली रहने खाने का खर्चा भी अमेरिका में बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर फिर मुझे स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर सारी यूनिवर्सिटीज जहां पर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो बेसिकली मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई करा था। तो उन सब यूनिवर्सिटीज की मैंने जानकारी निकाली और उनकी वेबसाइट पर ही काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर मैंने एसएटी की परीक्षा दी और टोफल की परीक्षा दी और भी कुछ परीक्षाएं दी। और मैंने अपने स्कूल से बात करके अपनी 9th से लेकर 12th तक की मार्कशीट भी ऑनलाइन सारे कॉलेजेस को भिजवाई, और मेरे टीचर्स की तरफ से रिकमेंडेशन, जिन्होंने मुझे 9th से लेकर 12th तक पढ़ाया था, तो वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशंस डायरेक्टली कॉलेज को मेल करे थे। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद मेरी इंटरव्यू प्रोसेस हुई थी। डार्टमouth कॉलेज के लिए मेरा 3 घंटे का इंटरव्यू था, जिसमें एडमिशन ऑफिसर्स थे कुछ, और भी कुछ लोग थे कमेटी के। उन्होंने मेरे साथ सवाल जवाब किए थे और उसके बाद मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया। इंडिया में जो मतलब यूनिवर्सिटीज होती है, वो जो अदर यूनिवर्सिटीज है, तो वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज है, उनसे क्राइटेरिया और प्रोसेस कितना अलग रहा? जी, तो क्राइटेरिया काफी अलग है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज में या तो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन होता है, और या तो फिर हमारे 12th के जो मेन मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर एडमिशन होता है। हालांकि यूएस की यूनिवर्सिटीज और बाकी दूसरे जो देश है जैसे यूके, वहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि यूएस थोड़ी अलग प्रोसेस पर चलता है। वहां पर 4 साल तक हाई स्कूल में जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज करी रहती है, उसके अलावा जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, वो सारी चीजों को इवेल्युएट करते हैं। और एकेडमिक्स एक थ्रेशहोल्ड होता है, जिसमें एक जिसे हम कट ऑफ कह सकते हैं। तो उस कट ऑफ के बाद वो आपके एप्लीकेशन को पढ़ना शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि आप कितना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कर सकते हैं। गरिमा, वहाँ पे आप किस स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन रहेगा, क्या आगे करना चाहते हैं? जी, तो मैंने अभी फिलहाल डार्टमouth कॉलेज में एडमिशन लिया, और डार्टमouth के बाद डेफिनेटली मैं इंडिया वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं कई अलग अलग तरह की सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। और मेरा पूरा परिवार एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है। मेरे दादाजी टीचर थे, मेरी बुआ भी टीचर है, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। तो मैं इसके बाद इंडिया में भी आके थोड़ा शिक्षा नीति में जो भी हेल्प हो सके वो करूंगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी आई है, जिसके तहत बच्चे 10वीं 11वीं में भी जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की शिक्षा नीति अगर इंडिया में अच्छे तरीके से लागू की गई, तो टाइम नहीं लगेगा, हमारे देश की यूनिवर्सिटीज भी टॉप में आने लगेगी। गरिमा, जैसे आपने क्लास 10th में ही आप नॉवेल लिख चुकी हैं, और जल्दी आपकी एक नई और नॉवेल की आने वाली है, तो दर्शकों को जी, दोनों के बारे में कुछ बताइए। जी, तो मैंने आपके लिए अपनी नॉवल निकाल के रखी थी, और ये मेरी नॉवल है जो कि अमेरिका में पब्लिश हुई है, और इसकी एक और कॉपी इंडिया में भी पब्लिश हुई है।
तो मेरी जो नॉवल है उसको लिखने का आइडिया मेरी छोटी बहन यशिका दुबे से आया, जो कि फिलहाल 7th क्लास में है। तो ये एक बच्चों की बेसिकली नॉवल है, हैरी पॉटर जैसी। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि हैरी पॉटर ने बच्चों का बुक के प्रति रुझान काफी बढ़ा दिया था, एक रिवॉल्यूशनरी बुक थी हैरी पॉटर। उसी तरीके से इंडिया में भी अगर और ज्यादा बुक्स को लेकर वो बढ़ जाए, रुझान बढ़ जाए, तो इंडिया में भी काफी क्रिएटिव माइंड्स हम डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस बुक को बच्चों के लिए बेसिकली लिखा था, मेरी बहन के एज के बच्चों के लिए। और उसी ने मुझे आइडिया दिया था बुक लिखने का। तो 10th क्लास में कई सारे अलग अलग राइटर्स को पढ़ने के बाद और इंटरनेट पे राइटिंग के ऊपर रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली ये बुक लिखी और पब्लिशर्स को भेजी थी, और फिर उन्होंने ट्रेडिशनली पब्लिश करी। अपने पढ़ाई के साथ में अन्य काम भी आप साथ में करते जाते हैं। वेबसाइट भी आपने बनाई है radioindore.in, क्या चीज है और जी जी कैसे मतलब आप दूसरी कंट्रीज के साथ में भी कनेक्ट रहे उसमें? जी। तो बेसिकली मेरी जो वेबसाइट है radioindore.in, वो आदिवासी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैंने बनाई है। तो उसका बेसिक एम जो मेरा ये है कि जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज है जो सरकार ने या बड़े बड़े एनजीओ की तरफ से जो भी आदिवासी लोगों के लिए या महिलाओं के लिए, जैसे बालिकाओं के लिए मध्य प्रदेश में काफी सारी नीतियां रहती हैं, तो उस तरह की जो भी नीतियां हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आदिवासी बहुल क्षेत्र वाले लोगों के लिए, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज मैं उन लोगों तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि कई बार उनको इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं होता है। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे न्यूज टॉपिक कवर करती हूँ जो कि आम जनता को भी इंस्पायर करें। और मेरे कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी हैं जो कि पत्रकार लोग ही हैं, और वो अपनी सहसहमति से मेरी रेडियो इंदौर में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो मुझे अलग अलग देश के हिस्सों से भी न्यूज आती रहती है। किस तरीके से ये जो वेबसाइट है क्या आप ही ने बनाई है? जी, ये वेबसाइट मैंने ही बनाई है। तो ये वेबसाइट मैंने पिछले साल ही बनाई थी, जब मैं 12th क्लास में एंटर हुई थी। तो समर जब हमारा क्वारंटीन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैंने वेबसाइट बनाई थी, और उसके लिए मैंने कोडिंग पहले थोड़ी सी करी थी, तो उसके हिसाब से मैंने फिर वेबसाइट बनाई। और मेरे पिता है मनिंदर कुमार दुबे जी, जो कि पत्रकार है, तो उन्होंने भी मेरी सहायता करी थी कोऑर्डिनेटर्स से मुझे जोड़ने में, और इस वेबसाइट में किस तरह से न्यूज करनी चाहिए उसमें। आपको बाहर की कंट्री से रिस्पॉन्स क्या मिला है, कैसा रिस्पॉन्स मिला है आपको? जी, तो दरअसल अभी तक जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिला है वो मेरे फ्रेंड्स की तरफ से मिला है जो बाहर रहते हैं। तो मेरी नॉवेल के बाद कई सारे ऐसे बच्चे थे बाहर के जिन्होंने मेरी बुक से मुझे मेरी बुक में मेरा ईमेल डला हुआ, तो उस ईमेल के थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। किसी भी वेबसाइट पे नहीं थी तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और फिर मेरे कुछ दोस्त भी बने थे, तो उन दोस्तों की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि केन्या से है, अफ्रीका में कंट्री, और उसका ही कहना है कि डार्टमouth चूंकि एक नीड अवेयर कॉलेज है, वो भी डार्टमouth का ही एक स्टूडेंट है, और उसका कहना है कि चूंकि डार्टमouth नीड अवेयर है और इंटरनेशनल बच्चों के लिए, तो इतनी बड़ी स्कॉलरशिप देने से पहले कई बार सोचते हैं। तो अगर मुझे इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिली है तो उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया है। और अभी तक जितनी भी मेरे स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात हुई है, और एल्यूमिनाय नेटवर्क में भी मेरी बात हुई है, मैंने एक आध क्लासेस भी अटेंड करी है डार्टमouth कॉलेज की, तो सभी लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और मेरी सफलता पे सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा है, और इस बड़ी स्कॉलरशिप को जीतने पे भी। हाँ जी। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरी इंडिया आने की प्लानिंग है, और मेरे पिताजी का एक सपना है आयुर्वेदिक विद्यालय का। तो बचपन से मुझे आयुर्वेद में और इंडियन साहित्य में, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, और मैं चाहती हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसा मेडिकल है इंडिया का जो कि अभी जैसे अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाया है। तो वहां से अलग अलग तरह की पढ़ाई करने के बाद, जैसे केमिस्ट्री की मैं पढ़ाई करूंगी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करूंगी, तो मैं इस चीज को भी अच्छे तरीके से समझ पाऊंगी। तो मैं एक आयुर्वेद का विश्वविद्यालय भी इंडिया में स्थापित करना चाहती हूँ, जिसकी आउटरीच बाहर तक होता है, कि बाहर से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए, ताकि हमारा जो आयुर्वेद है जो कि इंडिया को सही मायने में विश्व गुरु बना सकता है, तो वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। गरिमा, आपने देखा होगा अभी जैसे कोई कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और अलग अलग तरह की दवाइयां सब लोगों को रिकमेंड की जा रही है। आपने इस दौरान भी रिसर्च की है कि आयुर्वेदिक कितना कारगर रहा है हाँ जी। कोरोना वायरस, देखिए कोरोना वायरस के लिए तो अभी फिलहाल जो मेडिकेशन सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो काफी इफेक्टिव हैं, क्योंकि मुझे भी
कुछ दिनों पहले कोविड हुआ था और मैंने सरकार की रिकमेंडेड दवाइयां ही ली थी और कुछ दिनों में मैं ठीक हो गई थी। तो कोविड के लिए भी अभी फिलहाल जो हमारा मेडिकेशन है वो काफी इफेक्टिव है, पर लॉन्ग टर्म में जैसे कुछ दवाइयां हैं जिनका मेडिकेशन एलोपैथी में और दूसरे इसमें नहीं है, जैसे कि टाइफाइड जो है, जब मुझे बचपन में टाइफाइड हुआ था तो मुझे काफी तकलीफ हुई थी, मैं हॉस्पिटल में कई महीनों तक एडमिट रही थी और मुझे रोज ड्रिप चढ़ती थी। पर फिर मैंने आयुर्वेद से दवाई ली और धमना एक गांव है यहाँ पर इंदौर के पास में, वहां पर एक दवाई वो बना के देते हैं जड़ी बूटियों से, तो मैंने वो दवाई ली और उसके कुछ ही दिनों बाद मैं ठीक हो गई। और एक पौधा है आयुर्वेद में काल मेघ नाम का, जिसके ऊपर यूरोप में भी काफी रिसर्च हुई थी। तो वो जो पौधा है वो कई तरह के जहरों को भी काटने में कारगर है, जैसे सांप के जहर को काटने में भी वो कारगर है। अगर कोई व्यक्ति उस कालमे की पत्तियों को रोज खाता है, जो कि नीम से भी कड़वी होती है, पर अगर उसको रोज खाते हैं तो सांप का जहर भी व्यक्ति पर असर नहीं करता है। और उस पर भी और रिसर्च की जा रही है कि उस पौधे के क्या क्या फायदे हैं। तो आयुर्वेद इस तरह की कुछ चीजों में जहां पर एलोपैथी फेल हो जाती है वहां पर आयुर्वेद मदद कर सकता है। तो कोविड के लिए तो फिलहाल सरकारी मेडिकेशन ही अच्छा है, पर बाकी के लिए आयुर्वेद काफी अच्छा है। गरिमा, जैसे कि आप भी देखोगे पैंडेमिक का टाइमिंग चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा नर्वस भी हो रहे होंगे, कोई टेंशन में भी हो रहा होगा, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ अगर आप गाइडेंस देना चाहें? जी, तो सबसे पहले तो पैंडेमिक के टाइम पे ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखें, क्योंकि इस पैंडेमिक के टाइम पे काफी सारी ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा सरकार भी काम कर रही है, किस तरह से आगे वो करेंगे, पर बच्चों को अभी ये करना है कि आप अपना रुझान जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है उसकी तरफ बढ़ाएं। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो हमारे पास इंटरनेट उपलब्ध है, तो आप वहाँ पे साइंस के लेक्चर्स देखिए। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनकी भी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप डायरेक्ट कोर्सेज ले सकते हैं। तो बच्चे उस तरह के कोर्सेज लें, अपनी अलग अलग तरह की फील्ड्स एक्सप्लोर करें। क्योंकि मुझे भी मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट नहीं, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। पर मैंने बेसिकली समर के दौरान इकोनॉमिक्स की कुछ किताबें पढ़ी और मैंने एक इकोनॉमिक्स का वर्क भी करा था। उसके बाद मेरा इकोनॉमिक्स की तरफ रुझान बढ़ा। तो मैं बच्चों को यही सजेशन दूंगी कि फिलहाल वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें। और बाकी इंडिया में काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जैसे IIM है जो कि डायरेक्ट 12th के बाद बच्चों को एडमिशन देती है, उसका एक स्पेसिफिक कोर्स है जो बच्चे मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। साइंस के लिए हमारे जो गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं वो काफी अच्छे हैं, जैसे मेरे इंदौर में एक होलकर साइंस कॉलेज है, वो काफी अच्छा है। तो बच्चे इंडिया के कॉलेजेस के लिए भी एम करें। मेरा बाहर हो गया, नहीं तो मैं इंडिया की अशोका यूनिवर्सिटी में जाने के बारे में सोच रही थी, जो कि एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज है और मेरे ख्याल से अभी भी उसके एप्लीकेशंस ओपन है। और बच्चे उसमें जिस तरह से बाहर की प्रोसेस है उसी तरह की प्रोसेस है, आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। वहां पर भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे प्रोफेसर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं और काफी अच्छा वर्ल्ड क्लास का उनका एजुकेशन है। तो बच्चे इस तरह से अलग अलग अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और अपनी हेल्थ पर भी फोकस करें। पैंडेमिक टाइम में आप स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल टिप्स क्या देना चाहेंगे? अच्छा, पैंडेमिक के टाइम पे तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस पैंडेमिक में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें ये भी है कि हम घर पे रहकर हमने अपने परिवार के साथ और संवाद बढ़ाया है और हमारी कुछ ऐसी टैलेंट्स निखर कर आए हैं जो कि हमने सोचा भी नहीं था हम में है। तो इसीलिए हमें इस टाइम को यूज करना है, जब हम घर में हैं तो अपने परिवार के साथ संवाद बढ़ा के, क्योंकि जब हम परिवार के साथ संवाद बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारा परिवार भी हमारे आगे के करियर के लिए हमें सपोर्ट करेगा। तो डेफिनेटली सारे बच्चे बहुत ही यूनिक होते हैं, मैं भी बच्चों को जाके स्लम एरियाज में पढ़ाती थी और हर बच्चे में एक यूनिक टैलेंट होता है। अभी आपके पास टाइम है, जो टाइम कभी हमें शायद वापस नहीं मिल पाएगा, तो इस टाइम का आप उपयोग करिए। और आपके जहां भी इंटरेस्ट है, जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, जैसे मेरी बहन जो है उसका लेखन को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, उसका डिजाइनिंग में ड्राइंग में इंटरेस्ट है और उसकी ड्राइंग के इंटरेस्ट को डेवलप करते करते अभी ये समझ में आ रहा है कि उसका एनिमेशन की तरफ इंटरेस्ट है और एनिमेशन में भी काफी अच्छे जॉब प्रोस्पेक्ट्स है। तो भले अगर आप मोबाइल पर ड्राइंग पसंद करते हैं तो आप एनिमेशन की तरफ जाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज पसंद करते हैं या स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन में काफी स्कोप है। तो अभी पैंडेमिक का टाइम है, आप कोशिश करिए आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए आपके पास क्या क्या है और आपके पास ही वो सभी के अंदर वो कला है जो कि उन्हें आगे तक ले जा सकती है।
गरिमा वेब दुनिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने के लिए अप्लाई किया था, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया और क्राइटेरिया फॉलो किया गया था, और पैंडेमिक के टाइम में किस तरह से अपनी रुचि को निखार सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए webdunia.com।